तो इस खबर में हमने आपको दिखाया कि क्या सुरक्षा, कितनी तगड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है और दावा ये किया जा रहा है कि 4 लेयर की सुरक्षा है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसके बावजूद स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के दिमाग में सवाल हैं, आशंकाएं हैं। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि पहले भी ईवीएम में गड़बड़ी हो चुकी है और ऐसे में उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए और स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी का आउटपुट जो है वो बाहर देने की मांग की है। बाहर जहां कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं वहां, क्योंकि दोनों दलों के कार्यकर्ता, प्रत्याशी जो रहते हैं उनके कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, नज़र रखते हैं वे भी, तो सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर जुटने की भी अपील की और ये दावा किया है कि मतदान का प्रतिशत जो कम है ये कांग्रेस के पक्ष में ही है। इसमें 2 चीज़ें हैं। ईवीएम में गड़बड़ी ये हमेशा करते हैं, पूरी आशंका है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव में मुस्तैद रहे, वो जहाँ जहाँ भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पर मुस्तैद रहें और वहाँ पूरी नज़र रखें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कोई गड़बड़ी। तो भोपाल में पीसी शर्मा एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने चुनाव में काम किया वैसे ही स्ट्रांग रूम के बाहर भी वो डटे रहें। लेकिन जबलपुर में तो कांग्रेस ने पहले ही मोर्चा संभाले रखा है। कांग्रेस ने यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है और तो और आईटी की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है इस लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ऐसे में आईटी एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ तैनात की गई। कहने को ईवीएम की सुरक्षा पर बेहद पैनी नजर है प्रशासन की, जो कि स्ट्रांग रूम में उसे बंद कर दिया गया है। बकायदा 24 घंटे पुलिस जवान जो है वो तैनात हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी एक अपना पहरा स्ट्रांग रूम पर रखा हुआ है। क्या वजह है? इस वक्त हमारे साथ महापौर पद प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अनु जी, क्या वजह है कि आप लोग भी एक सुरक्षा घेरा स्ट्रांग रूम पर बनाए हुए हैं? ये चुनाव की प्रक्रिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जब तक कि रिजल्ट सामने नहीं आता है हर तरीके से तैनात होना चाहिए। सरकार सत्ता कब क्या करे कोई भरोसा नहीं होता है, परंतु हम लोग की तैनाती पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। हम लोग यहाँ प्रांगण में किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो, बाहर भी 1 किलोमीटर की रेंज में हमारे लोग 24 घंटे भ्रमण पे रहेंगे और वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। कल भी हम लोगों ने सील करवाई, रात के 2 बजे तक हमारे लोग यहाँ पर थे। उसके बाद जिन लोगों को यहाँ रहना है वो लगभग तैनाती यहाँ पर 24 घंटे बनी रहेगी। यहाँ पर लोग सोएंगे, जो स्थान हमको प्रशासन देगा। सारी वर्किंग, सारी कार्रवाई हमारी नियमानुसार रहेगी, प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर रहेगी, पर यह सुनिश्चित हम करेंगे कि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। ईवीएम को लेकर संशय कोई पहली बार नहीं है, लेकिन चूंकि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक रहता है, तमाम चर्चाएं होती है जीपीएस इनेबल्ड, तो कोई हाईटेक एक्सपर्ट्स भी रहेंगे जो तकनीकी तौर पे जानकार हों आपकी सुरक्षा घेरे में या टीम में? चुनाव के पहले ही हम लोग ऐसे तकनीकी लोगों को तैनात कर चुके हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी इस मामले में नहीं होना चाहिए। जो लोगों का तो हैकिंग का डर एक तरफ कांग्रेस को सता रहा है। कांग्रेस को कई सारी शंकाएं हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार हुआ। प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जब हारने लगती है तो ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ती है। भारतीय तो हमेशा यही कहते हैं कि शराब बांटी गई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। और इनके आप पिछले 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे, उससे अभी तक के उपचुनाव में बयान देख लो, लगभग एक जैसे हैं। जैसे ही हारने लगते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग और रटी रटाई कमलनाथ जी की बातें, इसके बाद ये भी तारीख भी आएगी, उसके बाद वो तारीख भी आएगी, अधिकारी ये नहीं समझे, अधिकारी वो नहीं समझे। ये कांग्रेस की मानसिकता बताते हैं, इनकी हार सुनिश्चित है ये भी बताते हैं। वहां पे सारी ईवीएम की सुरक्षा की व्यवस्था है, वो बताएं और क्या सुरक्षा करनी है। ये हार की बौखलाहट को ईवीएम की तरफ ट्रांसफर न करें। ये जीत जाए तो ईवीएम ठीक है और हार जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी है।
और महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। 18 जुलाई से महंगाई का एक और झटका लगेगा। स्टिकर लगा, आटा, पापड़, छाछ, दही, पनीर अब महंगा होगा। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी लगाने का यह बड़ा फैसला लिया है। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की तैयारी में है। छाछ, दही, पनीर, आटा, मुरमुरे पर अब 5% जीएसटी लगेगा। अभी तक सभी उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर थे। बहुत ज़्यादा असर होगा, सेल कम हो जाती है, आदमी फिर दूसरी तरफ भागता है, ये सब चीज़ें फर्क पड़ता ही है। जब महंगाई होगी तो निश्चित रूप से सेल कट जाती है। क्योंकि ये लोग गरीब लोग जो हैं हाथ से अपना घरों में बनाते हैं, घरों के प्रोडक्ट हैं, घर से ला के देते हैं। कोई ये बड़ी कंपनियां इसमें होती नहीं हैं, ये छोटे प्रोडक्ट हैं, तो इनमें तो मैं समझ। तो 18 जुलाई से महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है। स्टिकर लगा, आटा, पापड़, छाछ, दही, पनीर अब महंगा होने जा रहा है। और पहले ये सब जीएसटी के दायरे से बाहर थे, पर अब 5% जीएसटी लगेगा। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की तैयारी है। छाछ, दही, पनीर, आटा, मुरमुरे पर अब 5% जीएसटी लगेगा। और अब बात करेंगे उज्जैन के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बड़नगर थाने में दर्ज हुआ है 31 लाख की धोखाधड़ी का मामला। आलिया सिद्दीकी के खिलाफ बड़नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। फिल्म होली काऊ के क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने शिकायत की है। 26 जुलाई को रिलीज होने वाली है फिल्म। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बड़नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। 31 लाख की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आलिया सिद्दीकी के खिलाफ बड़नगर थाने में मामला दर्ज हो चुका है। फिल्म होली काऊ के क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने शिकायत की है। 26 जुलाई को फिल्म रिलीज होने वाली है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कालीचरण का एक और विवादित बयान सामने आया है। काली के पोस्टर और उदयपुर की घटना को लेकर बयान दिया गया है। हिंदू अगर धर्म का अपमान सहेगा तो 12,000 साल नर्क में रहेगा। हिंदू धर्म कट्टर हो रहा, इसीलिए राम मंदिर हाथ में आया। अपमान ऐसे ही हिंदू सहते गया तो 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेगा। इसलिए सभी हिंदूवादी संगठनों को मैं आह्वान करता हूं, सभी संतों महंतों को हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं, सभी मंदिरों के पुजारियों को आह्वान करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों से एफआईआर दर्ज कराए, तीव्र आक्रोश व्यक्त करे धर्म के संरक्षण के लिए। उमेश कोहले की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या का मास्टरमाइंड पहले भी इंदौर में गिरफ्तार हो चुका है। 2021 में दुष्कर्म के आरोपियों की फरारी के दौरान इरफान ने मदद की थी। आरोपियों की मदद करने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। महाराष्ट्र के अमरावती में फरार आरोपियों को संरक्षण दिया गया था। 2021 में आजाद नगर थाने में एक 376 एक दुष्कर्म का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और इस प्रकरण में कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से कुछ यहाँ के जो आरोपी थे उनको पनाह देने के लिए, उनको मदद करने के लिए अमरावती के कुछ लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था। उस पूरे मामले में जो व्यक्ति का नाम आया है उसकी पहचान और उसकी जो भी पहचान उजागर हुई है वो उस व्यक्ति से उजागर हुई है, संबद्ध मिली है, जिसकी अभी अमरावती केस में जिसकी इमरान के रूप में पहचान की गई है। दोनों एक ही व्यक्ति है और उस मामले में पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तारी पहले ही कर ली है। सर, इसमें क्या ये भी दुष्कर्म का आरोपी रहा है या फिर इसने दुष्कर्म के आरोपी को पनाह दी थी? ऐसी इसने जो आरोपी यहाँ से गए थे ना, आरोपियों को छुपाने और भगाने में मदद की थी और उनको पूरी तरह से हर तरीके से मदद की थी, जिसके कारण इन आरोपियों के पास उसे भी आरोपी बनाया गया था और पुराने प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, उमेश कोहले की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त? जी बिल्कुल ऋतु, ये सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल इस पूरे मसले पर यही है कि जो इस पूरे मास्टरमाइंड का जो है उमेश कोल्हे की हत्या का इरफान, उस
की गिरफ्तारी पूर्व में इंदौर में भी हुई थी। जानकारी है कि इंदौर के आजाद नगर थाना इलाके में जनवरी 2021 में गैंगरेप का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उन चारों आरोपियों को फरारी के दौरान अमरावती में इरफान ने ही संरक्षण दिया था, फरारी के दौरान मदद की थी। उसके हर तरीके से हर संभव प्रयास फरारी के दौरान हर प्रयास किए गए थे बचाने के लिए। लिहाजा उसकी उस वक्त गिरफ्तारी भी हुई थी, गंभीर धारा में प्रकरण भी दर्ज किया गया था। ये पूरा जो मामला है इसकी जानकारी उस वक्त लगी जब इसकी महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हुई। उमेश कोल्हे के हत्या के संदर्भ में उमेश कोल्हे की जो हत्या हुई है, जानकारी है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। लिहाजा अब पूरे ही मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। इंटेलिजेंस ने भी इंदौर पुलिस से जानकारी मांगी है। इंटेलिजेंस के साथ पूरी जानकारी इंदौर पुलिस साझा कर रही है। उसके बाद इसकी और तस्दीक की जाएगी आखिर इसके दौरान और किन किन आरोपियों की इसने फरारी के दौरान मदद की है, इसके और क्या क्या प्रकरण इसके खिलाफ है। हालांकि इसमें गंभीर लापरवाही, गंभीर चूक इसलिए भी मानी जा सकती है कि जिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का पहले से प्रकरण दर्ज हो, उसकी निगरानी क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उस आरोपी को गंभीरता से लिया गया, क्यों उस पर निगरानी नहीं रखी गई। लिहाजा अगर उस पर निगरानी रखी जाती तो संभवतः ये जो बड़ा घटनाक्रम निकलकर सामने आया, बड़ी हत्याकांड का पूरा मामला निकलकर आया, इस पे रोक लगाई जा सकती थी। ठीक, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी को साझा करने के लिए।